प्राचीन इतिहास निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादी वाणी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं की रचना स्त्रियों ने भी की थी। इससे लोपामुद्रा विस्तारा, सिकता, अपारा और घोष आदि प्रमुख थी। सूत्रकाल महाकाव्य काल, संगम काल एवं पूर्वमर्य काल। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है कर्म से। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष या मुक्ति क्रम से ही संभव। यह दर्शन क्रम को महत्व देता है जो अपनी शक्ति अपूर्व से फल प्रदान करने में सक्षम है। इसे दर्शन का प्रधान लक्ष्य क्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना है। आत्मा का शरीर, इंद्रियों एवं बाह्य पदार्थों से छुटकारा ही मोक्ष है। मोक्ष की अवस्था को कुछ मीमांसकों ने आनंदमय माना है। बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैन धर्म ने अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म द्वारा किया गया था। पंच महाव्रत अर्थात अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिहार्य तथा ब्रह्मचर्य को गृहस्थ के लिए सरल ढंग से पालन करने का विधान प्रस्तुत किया गया। इसी कारण गृहस्थ जीवन के संबंध में इन्हें अनुव्रत कहा गया है। इनमें कठोरता तथा अतिवादिता का अभाव है। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। अशोक का अपने शिलालेख में सामान्य जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी एवं राजा के संबोध से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मस्कि अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। गुजारा लेखक में भी इसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक के अशोक वर्धन नामक उल्लेख मिलता है। इन उपाधियों से उसकी महत्ता सूची होती है। अशोक 273 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ में प्रायः यवन प्रिय शब्द का द्योतक था। काली मिर्च का यूनानियों और रोमों में भारतीय काली मिर्च अर्थात खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इसीलिए प्राय लोकप्रिय थी और सर्वाधिक महंगे दामों पर बिकती थी। इसी के कारण संस्कृति ग्रंथों में इस यवन प्रिय कहा गया है। गुप्त काल एवं वर्धन वंश। गुप्त काल में लिखित संस्कृति नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। प्राकृतिक गुप्त को संस्कृति साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी काल में सांस्कृतिक राजभाषा के पद पर आसीन हुई। गुप्त शासक एवं संस्कृति भाषा और साहित्य के प्रेमी थे। इस काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक बोलते थे। इस काल के प्रमुख नाटककारों में कालिदास, विशाखादत्त और शूद्रक थे। कालिदास द्वारा रचित नाटकों में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञानशाकुंतलम है। अभिज्ञानशाकुंतलम
संपूर्ण संस्कृति साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। श्री विशाखा दत्त कृत मुद्राक्ष देवी चंद्रगुप्त तथा शूद्रक कृत मृच्छकटिकम प्रसिद्ध नाटक है। शून्य का आविष्कार किया था किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय द्वारा किया गया था, जिसका उल्लेख एवं प्रयोग आर्यभट्ट ने पहली बार किया है। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने इम्पाई का मान परिभाषित किया है। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विक्रम संवत्सर 58 ईस्वी। शक संवत्सर 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी। कली संवत्सर 2102 ईस्वी। प्रश्नानुसार विक्रम संवत्सर की गणना 58 ईस्वी पूर्व से की जाती है। शक संवत्सर की गणना का समय 78 ईस्वी है। भारत में शक संवत्सर पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना चैत्र है और सैन्य वर्ष 365 दिन का होता है। इसे 22 मार्च 1957 शक संवत 1879 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया है। गुप्त संवत्सर की गणना 320 ईस्वी से की जाती है। कली संवत्सर की गणना 2102 ईस्वी से की जाती है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व की बात बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त। 7वीं शताब्दी 228 के वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, जिससे वह सभी पदार्थों को अपनी और खींचती है। आर्यभट्ट ने यह पता लगाया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है। उससे नक्षत्रों के स्थानों का भी हिसाब लगाया। वह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण को समझता था। उसकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का नियम बनाया। फलतः त्रिकोणमितीय की प्रकृति हुई। 800 से 1200 की राजनीतिक सामाजिक स्थिति नगर द्रविड़ और वेसर है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां नगर द्रविड़ और वेसर। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां और नगर शैलियां उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर विध्वंस तक फैली हुई थी। नगर शैली में निर्मित मुख्य मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कांकरिया का महादेव मंदिर आदि नगर शैली को विकसित करने से गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नगर एवं द्रविड़ शैली के तत्वों से मिलकर बनी वेसर शैली विंध्य से कृष्ण नदी तक फैली थी। इस शैली के मुख्य मंदिर है महाराष्ट्र तेलंगाना जिले में स्थित अमरनाथ का मंदिर था।
खान देश एवं नासिक में बने कुछ मंदिर द्रविड़ शैली कृष्ण नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक विकसित थी। इस समय चट्टानों को टकरा कर मंदिर बनाए गए हैं। इस शैली के अंतर्गत बने मुख्य मंदिर है मल्लापुरम का रथ मंदिर, चेन्नई कर बने कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं वैकुंठ पेरुम के मंदिर इसके निर्माता पल्लव थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृतियां प्राय चतुर्भुज स्थापत्य कला के साथ साथ लक्षण कला के क्षेत्र में भी चोल शासकों या कलाकारों के सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्या मूर्ति का निर्माण किया। उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियां ही अधिक है। धातु मूर्तियां में कांस्य मूर्तियां का निर्माण अधिक हुआ है। इन में सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की कांस्य मूर्तियां है जो बहुत बड़ी संख्या में मिलती है, जो प्राय चतुर्भुज है। हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अरबों ने सिंधु को फारस निवासी हिंदू तथा उसके आस पास के क्षेत्र को हिंदू कहते हैं। इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने यहाँ के निवासी को हिंदू कहा। मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत। दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? मालिक काफूर। दिए गए मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि इस मार्ग का अनुसरण अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति मालिक कफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। वस्तुतः गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक कफूर को प्राप्त किया था तथा उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अपना मुख्य सेनापति नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री जी मूतवाहन। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर मिताक्षरा टीका हिमाद्री गुजरात के चालुक्य वंश के दरबार में रहते थे तथा जीमूतवाहन दया भाग टीका तीनों मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, जबकि राजशेखर कलचपुरी वंश के युवराज प्रथम के दरबार में थे। इन्होंने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है। राजशेखर पहले गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबार में भी रह चुके थे। बहमीनी एवं विजयनगर साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? गुंबद बीजापुर। बीजापुर के शासक मोहम्मद अली शाह
1627 से 57 ईस्वी का मकबरा गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम भवनों में से एक है। गुंबद का प्राप्य व्यवसाय 144 फीट है। गोल गुंबद न केवल भारत का अपितु शिव का सबसे बड़ा गुंबद है। मुगल साम्राज्य चित्र की मुगल कला भारतीय लघु लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? कालीघाट चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। मुगल चित्रकला मुख्यतः फारसी या ईरानी चित्रकला से प्रभावित है, जो शुरू में चीन, भारतीय, बौद्ध, बैक्ट्रिया और मंगोलिया चित्रकला शैली के विशेषताओं का सम्मिश्रण थी। मुगल चित्रकला का प्रभाव कुछ न कुछ पहाड़ी कांगड़ा राजस्थानी शैली पर था, किंतु कालीकट शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं था। मुगल चित्रकला शैली एक शाही या दरबारी शैली थी, जिसका आम लोगों से कोई सरोकार नहीं था। यह मुगल दरबार की चार दीवारी तक ही सीमित रही। इस शैली की नवीन हुमायूं ने रखी थी। मराठा वंश मोटी लिपि का प्रयोग उनके अभिलेख में किया जाता था। मराठों के मोटी लिपि का प्रयोग मराठों के अभिलेखों से हुआ है। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी। वस्तुतः भक्तिकालीन संतों का प्रेरणा से मराठा राज्य के अभ्युदय में सहायता मिली है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थे। मराठा प्रशासन में शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर अपनी मंत्री परिषद अष्ट प्रधान मंडल के नियमों तथा कर्तव्यों के साथ अपनी प्रशासनिक योजना घोषित की। मंत्रिपरिषद के 8 मंत्री नियमित थे। पेशवा यह राजा का प्रधानमंत्री होता था। यह प्रशासन के सभी कार्य संपादित करता था। मजूमदार अथवा अमात्य यह वित्तीय एवं राजस्व मंत्री होता था। वाहिया नवीस इसका कार्य आज के गृह मंत्री के सामान्य होता था। दरबारी या सुन्नत यह विदेश मंत्री होता था। संपनीस अथवा सचिव यह शाही पत्र व्यवहार कार्य देखता था। पंडित राव यह धर्म मंत्री होता था। नौबत यह प्रमुख सेनानायक होता था। न्यायाधीश यह मुख्य न्यायाधीश होता था। आधुनिक इतिहास मुगल साम्राज्य का विघटन यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित है? वांडेका वंश का युद्ध, फ्रांसीसी युद्ध विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयर फुट के नेतृत्व में बांडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी को बुरी तरह शिकस्त दी। बुस्ती को अंग्रेजी सेना ने कैद कर लिया। पेंडिचेरी को छीन लिया तथा जिंजिन और माली पर अंग्रेजी का कब्जा हो गया। वांडीवास
का युद्ध फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध था। बक्सर के युद्ध 1764 में एक और मुगल साम्राज्य शाह आलम के अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुंगरो कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई। इस युद्ध में भारतीयों की हथेली पर दासता शब्द लिख दिया, जिसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ही मिटाया जा सका। नीचे दिए हुए मानचित्र की जांच कीजिए। इसमें से 1, 2, 3, 4 और 4 अंकित स्थान पर क्रमशः शक्ति केंद्र है। सिंधिया होलकर, गायकवाड़ और भोसले के दिए गए मानचित्र में 1 से सिंधिया राज्य को चिन्हित किया गया है। सिंधिया की राजधानी ग्वालियर मध्य प्रदेश थी से होकर राज्य को संकित किया गया है। इनकी राजधानी इंदौर मध्य प्रदेश से थी। गायकवाड़ राज्य को चिन्हित किया गया है। इनकी राजधानी बड़ौदा गुजरात थी। 4 से भोसले राज्यों को दिखाया गया है। इनकी राजधानी मंगलपुर महाराष्ट्र थी। ये सभी मराठा सरदार थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली व्यापार हुगली से ही समुद्र लूटमार किया करते थे। पुर्तगाल व्यापारी हुगली से ही समुद्री लूटमार किया करते थे। 1631 से 32 ईस्वी में शाहजहां के समय बंगाल के मुगल गवर्नर काशी खान ने उसका दमन किया था। सामाजिक संस्कृति जागृति निम्न जाति मजदूर संघ एवं किसान आंदोलन। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ढक्कर बाप ने। जनजाति लोगों ने संबंध में आदिवासियों का शब्द का प्रयोग ढक्कर बाप ने किया था। ये प्रमुख गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने जनजाति कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक काम किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ये सर्वस्ट ऑफ परमिशन सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बंगाल गंधार तिलक सत्य शोधक सभा का गठन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? बोंगार्ड। एम्स राय का जन्म 6 फरवरी 1827 को हुआ था। मेक्सिको में ही उन्होंने सर्वप्रथम एक साम्यवादी दल की स्थापना की है। 1939 में उन्होंने अंग्रेजों के भीतर फीलिंग ऑफ रेडिकल सोशलिज्म की स्थापना की। वैनगार्ड की उन्नति उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। उनका
साप्ताहिक पत्र इंडिपेंडेंट इंडिया था, जिसकी न्यू न्यू वे 1637 ईस्वी में ही डाल चुके थे। इन्होंने 1922 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिशन से समकालीन भारत का समाजशास्त्री अध्ययन प्रस्तुत किया है। 1926 ईस्वी में राय ने दी फ्यूचर ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। राय एक रोमांटिक क्रांतिकारीवादी है। कांग्रेस दल की उर्वरक शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की है। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट या मद्रास अधिवेशन ने मात्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने उपयुक्त स्थायी बनाई थे।